आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAED में। इसे लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अग्रदायक के बारे में पढ़ा था। धारक, अग्रदाय धारक। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेम्परेरी इम्प्रेस्ड, अस्थाई अग्रदय। अस्थाई अग्रदय क्या होता है? परिभाषा: पारित किए गए पास्ट ऑफ पेमेंट, यानी जो पेमेंट पास्ट हो चुका है, कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को जो अग्रिम धन दिया जाता है, ठीक है, उसे अस्थायी अग्रदय कहते हैं। समझ गए? स्थायी अग्रदय में बिलों के भुगतान के लिए इन पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि अस्थायी अग्रदय से पूर्व स्वीकृत बिलों का ही भुगतान होता है। यही दोनों में मूल अंतर है। अस्थायी अग्रदय की कोई सीमा नहीं होती, परंतु यह राशि पास किए गए बिलों की राशि के बराबर होती है, कम अथवा अधिक नहीं। भुगतान हो चुकने के तुरंत बाद वाउचर तथा अग्रदय का लेखा वितरण अधिकारी को सौंप दिया जाता है और तब यह लेखा बंद हो जाता है। अस्थायी अग्रदय कार्य की दृष्टि से किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी को दिया जा सकता है। सामान्यतः अस्थायी अग्रदय स्वीकृत हो चुके मास्टर रोल, कार्य प्रभावित स्थापना के वेतन बिल तथा अन्य निश्चित भुगतान करने के लिए दिया जाता है। नियम देखते हैं, आइए नियम देखते हैं। नियम क्या होते हैं? अस्थायी अग्रदय संबंधी मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम इन्होंने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसमें बता रहे हैं, फर्स्ट नियम में, अस्थायी अग्रदय का लेखा भी स्थायी अग्रदय की भांति प्रपत्र 2 पर रखा जाता है। ठीक, यानी अस्थायी और स्थायी अग्रदय, अस्थायी जो होता है वो स्थायी अग्रदय के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड, अस्थायी अग्रदय लेखा के अंतर्गत आंशिक भुगतान के कारण यदि कुछ धनराशि शेष रह जाती है या लेखे के साथ नगद लौटानी होती है तो शेष नगद वापस बैलेंस्ड रिटर्न इन कैश लिखकर लेखा बंद कर दिया जाता है। यह नगद किसी अन्य कार्य के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। थर्ड है, यदि किसी कर्मचारी के पास दोनों अग्रदय हैं तो उनके लेखे स्पष्ट रूप से अलग अलग रखना चाहिए। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। श्री अनुभवी लाल अवर अभियंता को 15/5/1986 को 1675.60 का अस्थायी अग्रदय निम्नलिखित भुगतान के लिए दिया गया। पहला, गंगाजली ब्रांच नहर की मरम्मत पर लगाए गए श्रमिकों का अप्रैल मास के मास्टर रोल का 1450 का भुगतान। मैं बूटाराम खूंटाराम कालागढ़ का बांस की टोकरियाँ सप्लाई का बिल 225.60। भुगतान का लेखा निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किया गया। ये एक अवर अभियंता को ये सारी चीज़ें दी गई। आइए इसका रोल बनाते हैं। अस्थायी अग्रदय लेखा, टेम्परेरी इम्प्रेस्ड अकाउंट। अग्रदय रोकड़ बही श्री अनुभवी लाल अवर अभियंता, तिथि 15/5/86, वाउचर संख्या 2, लेन देन विवरण 3, भुगतान की राशि 4, योग 5, लेखा शीर्ष 6। 15/5/86 को सहायक अभियंता गंगाजली ब्रांच नहर उपकरण से नगद प्राप्त 1675.60। 15/5/86 को एक वाउचर संख्या 1 मिला। 1 में अप्रैल 1986 मास के मास्टर रोल का भुगतान 1300। अनुरक्षण 16/5/86। 2, मैं बूटाराम खूंटाराम कालागढ़ की बांस की टोकरियों की सप्लाई के लिए बिल का भुगतान, योग 225.60 सप्लाई। 17/5/86 वाउचर संख्या 1 में भुगतान न की गई राशि झगड़ू बेलदार की मजदूरी शेष नगद वापसी
कुल योग 150, 1675, 60, 1675, 60। दिनांक 17/5/1986 सहायक अभियंता को प्रेषित। हस्ताक्षर अनुभवी लाल, अवर अभियंता, गंगाजली ब्रांच ने है। तो धन की प्राप्ति वाली प्रविष्टियां लाल स्याही में की जाती हैं। मास्टर रोल की स्वीकृति धनराशि 1450 रुपये थी, परंतु 150 रुपये का भुगतान नहीं हो सका। अतः इस मास्टर रोल का वाउचर 1450 से 150 = 1300 रुपये होगा। और भुगतान ना की गई राशियाँ अनपेड वेजेस लेखा प्रस्तुत करते समय नगद वापसी की जाती है। ठीक। स्थायी और अस्थायी अग्रदय की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन पीआई एंड टीआई। दो प्रकार के अग्रदयों की तुलना हम कर रहे हैं, एक पीआई की, दूसरी टीआई की। तो दो अग्रदय होते हैं। सबसे पहला है उपलब्धता। देखते हैं उपलब्धता में क्या होता है। उपलब्धता अप्रदाय की राशि नगद अथवा वाउचर के रूप में सदा धारक के पास बनी रहती है। यह एक स्थायी पेशगी है। लेखा प्रस्तुत करने तथा शेष धन लौटाने के पश्चात धारक इसी कार्य से मुक्त हो जाता है और यह एक अस्थायी पेशगी है। सेकंड, स्वीकृति। बिल वितरण अधिकारी द्वारा पूर्व पारित स्वीकृति नहीं होते। स्वीकृति भुगतान के पश्चात लेखा प्रस्तुत करने पर दी जाती है। अतः किसी बिल पर आपत्ति लगने पर उसकी राशि अग्रदय धारक के नाम अग्रिम रूप में डाल दी जाती है। यह अग्रदय पूर्व स्वीकृत पास्ट ऑफ पेमेंट बिलों के लिए ही दिया जाता है। अतः भुगतान स्पष्ट होता है और कोई आपत्ति का प्रश्न ही नहीं होता। धनराशि स्थायी अग्रदय की धनराशि पूर्व निर्धारित होती है। इस राशि से अधिक का बिल भुगतान नहीं किया जा सकता और अस्थायी अग्रदय की राशि स्वीकृत बिलों के योग के बराबर होती है। अतः सभी बिल पूर्णतः चुकाए जा सकते हैं। सीमा अग्रदय की राशि सरकारी हित देखते हुए कम से कम निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार की पूर्व स्वीकृति से यह राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है। सामान्यता अस्थायी अग्रदय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह पारित बिल की राशि पर निर्भर करता है। धन पूर्ति अग्रदय राशि के व्यय हो जाने पर भुगतान की गई धन राशि की तुरंत पूर्ति हो जाती है और अग्रदय पूर्ववत बना रहता है। अग्रदय की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। भुगतान हो चुकने के बाद यह लेखाबंद कर दिया जाता है। नंबर 6, लेखाबंदी। धन के व्यय हो जाने पर लेखा कभी भी बंद करके पूर्ति के लिए भेजा जा सकता है, परंतु प्रत्येक महीने की 25 तारीख को एक बार लेखा अवश्य बंद करके प्रस्तुत करना पड़ता है, चाहे कोई भुगतान हुआ है अथवा नहीं। भुगतान हो चुकने के बाद अस्थायी लेखा शीघ्र अतिशीघ्र बंद कर दिया जाता है। किसी निर्धारित तिथि से इसका कोई बंधन नहीं होता। ठीक। फिर है अग्रदाय लेखा संबंधी समान अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज इन मेंटेनिंग इम्प्रेस्ड अकाउंट। मुख्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं। वाउचरों पर ऊपरी लिखित ओवर राइटिंग अथवा काटपीट कटिंग करना तथा उन्हें प्रमाणित अटेस्ट ना करना। सेकंड है नकदी पर्ची तथा वाउचरों का पर वांछित प्रमाण पत्र अंकित ना करना। वाउचरों की तिथि तथा क्रमानुसार लेखा प्रपत्र पर ना चढ़ाना। फोर्थ है लेखा को निर्धारित तिथि पर बंद करना। लेखे के साथ वाउचरों को संलग्न ना करना अथवा अधूरा लेखा प्रस्तुत रखना। अग्रदय धन को अपने निजी कार्यों पर व्यय कर लेना अथवा स्थायी तथा अस्थायी अग्रदयों को गड़बड़ कर देना। फिर नेक्स्ट वाउचर या प्रमाणक। बिल का भुगतान हो जाने पर
यह लेखापत्र वाउचर कहलाता है और रोकड़ बही कैश के बुक में अंदराज करने पर इसे क्रम संख्या दे दी जाती है। फर्स्ट है, वाउचर के ऊपर भुगतान की तिथि अवश्य डालनी चाहिए। वाउचर के लिए उपलब्ध होने पर छपा हुआ प्रपत्र ही प्रयोग करना चाहिए। वाउचर की रकम अक्षरों तथा अंकों में दर्ज होनी चाहिए। वाउचर सरकारी भाषा में ही होना चाहिए। यदि यह अन्य किसी भाषा में है तो भुगतान अधिकारी द्वारा अपने हस्त से भुगतान प्राप्त करने वाले का नाम, भुगतान विवरण तथा भुगतान राशि का उल्लेख वाउचर पर अवश्य कर देना चाहिए। वाउचर में कोई काट ऊपरी लिखित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिंग हो गई हो तो उस पर अधिकारी तिथि सहित हस्ताक्षर करने जरूरी हैं। वाउचर पर लिखित में कोई अनावश्यक खाली लाइन, स्थान जिसमें बाद में दूषित इरादे से कुछ लिखा जा सके, नहीं छोड़ना चाहिए। 20 रुपये से ऊपर के सभी वाउचरों की रसीदी टिकट लगानी आवश्यक है, परंतु निम्न लेखापत्रों पर रसीदी टिकट सरकार द्वारा छूट है। सरकारी विभागों द्वारा प्रदत्त राशि पर, ठीक, जो गवर्नमेंट से मिलते हैं। रेलवे विभाग द्वारा प्रदत्त राशि पर, डाकखाने के धनादेश मनी ऑर्डर के विवरण पर, पंजीकृत सहकारी समितियों की रसीदों पर, अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई जमा रसीदों पर, रोकड़ बही या कैश बुक, ठीक। प्राप्ति तथा भुगतान का लेखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी सरकारी खाते में प्राप्त सभी धन की छपे हुए प्रपत्र पर रसीद देगा। वितरण अधिकारी 10 रुपये से अधिक के सभी भुगतान क्रॉस चेक द्वारा करेगा। नियमित स्थापना का वेतन एवं भत्तों का भुगतान नगद किया जाता है। रोकड़ के दैनिक लेन देन का लेखा रोकड़ बही कैश बुक में रखा जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है और रोकड़ बही का प्रपत्र 208 व 209 पर दिया गया है। रोकड़ बही को सही तथा सत्यता से रखने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होती है। वितरण अधिकारी को अपनी तिजोरी में यथासंभव कम से कम रोकड़ रखनी चाहिए। तत्कालिक खर्चों के लिए आवश्यक धन रखकर अतिरिक्त रोकड़ को स्थानीय ट्रेजरी बैंक में जमा कर देना चाहिए। समझे? धन जमा करने के लिए उसके पास छपी हुई ट्रेजरी प्रेषण पुस्तिका होती है, जिसमें रोकड़ का इंदराज कर व ट्रेजरी अधिकारी से धन की प्राप्ति की रसीद लेता है और इस आधार पर अपनी रोकड़ बही में प्रविष्टियां करता है। रोकड़ बही लिखने की विधियां, मेंटेनिंग एंड राइटिंग ऑफ कैश बुक। प्रपत्र कैसे तैयार करते हैं? रोकड़ बही के पृष्ठ पर बाईं ओर प्राप्ति तथा दाईं ओर सभी भुगतान दर्ज किया जाता है। प्राप्ति के 5 तथा भुगतान के 7 कॉलम, कुल 12 कॉलम होते हैं। ठीक। प्रविष्टियाँ, सभी प्राप्तियाँ तथा भुगतान तत्काल तिथि अनुसार दर्ज किए जाते हैं और प्रविष्टियों का विवरण संक्षिप्त परंतु भ्रम रहित और साफ साफ होना चाहिए ताकि लेन देन की पूर्ण जानकारी मिल सके। और रोकड़ बही में कोई लाइन अथवा स्थान नहीं छोड़ा जाता। यदि कोई लाइन या जगह छूट गई है तो उस पर आड़ी रेखा खींचकर खाली लिख दिया जाता है और लघु हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। यदि अधिकारी दौरे पर है और कैंप से कोई चेक जारी करता है तो रोकड़ बही में उसका अंदराज लौटने पर किया जाता है और प्रविष्टियों की वास्तविक तिथि के नीचे डेनोमिनेटर चेक जारी करने की तिथि कैंप कोई भी लिखी जाती है। धन पूर्ति, जब तिजोरी के लिए चेक द्वारा धन प्राप्त किया जाता है
तो कॉलम 3-4 प्राप्ति पृष्ठ में रोकड़ का विवरण तथा राशि और कॉलम 10-11 भुगतान पृष्ठ में चेक संख्या व चेक राशि दर्ज की जाती है। हिंट: इशू द चेक फ्रॉम पेमेंट साइट एंड एंटर द अमाउंट ऑन रिसिप्ट साइट। भुगतान नगद कॉलम 9 में तथा चेक द्वारा भुगतान 10 से 11 भरा जाता है और भुगतान की रसीद लेकर उस पर वाउचर क्रम संख्या डाल दी जाती है और उसी क्रम में रोकड़ बही में प्रविष्टि की जाती है। अग्रदेय की प्रविष्टि: किसी कर्मचारियों को दिए गए नगद अग्रदेय की प्रविष्टि लाल स्याही में भुगतान पृष्ठ पर की जाती है, परंतु राशि वाले कॉलम में राशि दर्ज नहीं की जाती, क्योंकि यह रकम रोकड़ बही में अधिशेष धन में गिनी जाती है और वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी पर रहती है। जब अग्रदेय के लिए चेक दिया जाता है तो इसका अंदराज लाल स्याही में समान चेक की भांति दोनों पृष्ठों प्राप्ति तथा भुगतान पर किया जाता है। अग्रदेय के अंतर्गत वास्तविक भुगतान, वाउचरों का अंदराज, शीर्षक अनुसार भुगतान ठीक पृष्ठ पर दर्ज किया जाता है और अग्रिम राशि के अंतर्गत लौटाई गई रोकड़ को अधिशेष रोकड़ में जोड़ लिया जाता है। चेकों की प्रविष्टियाँ क्या होती हैं? निरस्त कैंसिल्ड चेक की राशि भुगतान पृष्ठ पर बैंक या ट्रेजरी कॉलमों 10 से 11 में नेगेटिव प्रविष्टि द्वारा लिखी जाती है और मूल प्रविष्टि का हवाला संदर्भ में दे दिया जाता है। खोए गए लॉस्ट तथा कालातीत टाइम बैरिड चेक के बदले में जारी नए चेक की प्रविष्टि लाल स्याही से कॉलम 8 में की जाती है, परंतु धनराशि वाले कॉलम 11 में कुछ नहीं लिखा जाता। नए चेक का हवाला मूल प्रविष्टि के सामने भी दिया जाता है और दोनों चेकों खोए गए तथा नए के प्रतिपणों पर भी एक दूसरे का हवाला संदर्भ दिया जाता है। ट्रेजरी चालान की प्रविष्टि। ट्रेजरी चालान की प्रविष्टि ठीक है। तो अग्रदेय तो बस वही है, यही सब चीज़ें समझाने के लिए बता रहा है ठीक है। प्रविष्टियाँ, धनपूर्ति, भुगतान, चेकों की प्रविष्टियाँ। ट्रेजरी चालान की प्रविष्टि: अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त नगद धन वितरण अधिकारी को रोकड़ बही में दर्ज करने के लिए दे दिया जाता है अथवा ट्रेजरी बैंक में जमा करवाकर वहां से प्राप्त ट्रेजरी चालान की प्रति विवरण अधिकारी को भेज दी जाती है। रसीद प्राप्त होने पर वितरण अधिकारी इसकी प्रविष्टि उस दिन की तारीख में अपनी रोकड़ बही के प्राप्ति पृष्ठ पर कर लेगा। इस तिथि के नीचे वह ट्रेजरी चालान की तिथि, यदि दोनों अलग अलग हैं, डाल देगा। इसे दोहरा लेन देन, डबल ट्रांजिशन कहते हैं। रोकड़ बही बंद करना: खंड की रोकड़ बही महीने के अंतिम कार्य दिन वर्किंग डे को बंद की जाती है, जबकि उपखंड कार्यालय की रोकड़ बही प्रत्येक महीने की 25 तारीख को बंद की जाती है। मार्च के महीने में वित्तीय वर्ष का अंतिम मास होने के कारण यह 31 मार्च को ही बंद कर दी जाती है और रोकड़ बही बंद करते समय तिजोरी में शेष रोकड़ को वितरण अधिकारी स्वयं गिनकर प्राप्ति पृष्ठ के अंत पर निम्न विवरण देते हैं। तिजोरी में रोकड़, स्थायी अग्रदेय ठीक, स्थायी अग्रदेय श्री के पास, अस्थायी अग्रदेय श्री के पास, कुल रोकड़ शेष। शब्दों में इसके नीचे वितरण अधिकारी निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देगा। प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 10/7/2021 को तिजोरी की रोकड़ को मैंने स्वयं गिना और मैंने 10 लाख नगद पाए गए। हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी और दिनांक, जिसे हम आहरण वितरण अधिकारी मतलब DDO। प्रतिलिपि:
उपखंड अधिकारी अपनी रोकड़ बही को निर्धारित तिथि पर बंद करके इसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि सूचनार्थ अपने खंड अधिकारी अधिशासी अभियंता को भेज देगा और खंड अधिकारी अपनी रोकड़ बही की एक प्रति इसी प्रकार प्रति माह महालेखाकार को भेज देता है। अब है लेखा की सत्यता। वितरण अधिकारी प्रत्येक वाउचर की सत्यता की जांच करेगा और उस पर भुगतान के आदेश तथा भुगतान का प्रमाण पत्र देखेगा और रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि का उसके वाउचर में मिलान करेगा। कटिंग यदि कोई है तो अपने लघु हस्ताक्षर कर देगा और रोकड़ बही की सत्य प्रति उच्च कार्यालय को भेजने के पश्चात यदि रोकड़ बही में कोई त्रुटि का सुधार आवश्यक होता है तो इसकी सूचना उच्च कार्यालय को भी भेजनी होगी और आवश्यक हो तो अंतरण प्रविष्टियाँ बनानी होगी। ठीक है, तो हमने अस्थायी अग्रदय पढ़ा। ठीक है, तो इसे पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।